वेव में नेक्स्ट पॉइंट फिर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट पॉइंट जो वेव वेलोसिटी किया था, तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा इसमें एनर्जी ट्रांसमिटेड इन अ stretched string. Next heading is energy transmitted in stretched string. ठीक है। अब इस देखो, हम लोगों ने पहले ही ये बात बोली थी कि जो वेव है वो एक तरह का डिस्टर्बेंस है विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है। अब इसका सेकंड पॉइंट ये भी मैंने बोला था कि इट इज सिंपली अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि जब वेव पल्स आगे बढ़ रही है, जब डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, तो एनर्जी कितना ट्रांसमिट हो रहा है। एनर्जी कितना ट्रांसमिट हो रहा है पर सेकंड निकल आएगा, तो हमें पता चल जाएगा पावर कितना डिलीवर हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में। ठीक। तो एनर्जी वाला पॉइंट समझने से पहले एक बेसिक पॉइंट है जो हम समझते हैं पहले, और वो पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अभी तक हम लोग बोलते आ रहे हैं ना एसएचएम है ये, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट एसएचएम से थोड़ा अलग है, तो इस पे जरा ध्यान देना, फोकस करना। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई मैंने स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ली है और इस स्ट्रेच स्ट्रिंग में हम लोग दो पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं। ध्यान से देखना, हम इसमें दो पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं। एक पार्टिकल जो इस वक्त मीन पोजीशन पे है, लेट्स से पार्टिकल ए, और एक पार्टिकल जो इस वक्त ध्यान से देखो तो एक्सट्रीम पोजीशन पे है। पार्टिकल ए एक्सट्रीम पोजीशन पे है और पार्टिकल बी मीन पोजीशन पे है। तो क्या ये तो बोल ही सकते हैं ना कि पार्टिकल ए इस वक्त रेस्ट पे होगा और पार्टिकल बी इस वक्त मैक्सिमम वेलोसिटी से मूविंग होगा, क्योंकि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। तो बी पार्टिकल जो है वो ध्यान से देखो तो मीन पोजीशन पे है, इस वक्त मीन पोजीशन पे है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। पार्टिकल ए एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उसकी वेलोसिटी इस वक्त 0 है। बोलो। यस सर। ये पॉइंट हो गया मीन पे और ये वाला पॉइंट हो गया एक्सट्रीम पे। तो जरा बताओगे कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी? ऐसे बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मिनिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। बोलो, इसमें कोई डाउट? देन बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी कहां मैक्सिमम है? पोटेंशियल एनर्जी कहां पे मैक्सिमम है? देखो ध्यान रखना, यहाँ पे जब जिस पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच वाली एनर्जी नहीं है, वो पोटेंशियल एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रिंग। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रिंग इस बात पर डिपेंड करेगी कि स्ट्रिंग का वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट मैक्सिमम स्ट्रेस्ड है या वो मिनिमम स्ट्रेस्ड है। तो तुम ध्यान से देखो, मैंने एक डायग्राम ये भी बनाया है कि ये एक स्ट्रिंग बनाई है जब इस स्ट्रिंग में कोई भी पल्स नहीं जा रही है, और ये पोजीशन है जब उस स्ट्रिंग से पल्स पास हो रही है। तो क्या लगता है इस एलिमेंट की लेंथ और इस एलिमेंट की लेंथ में किसकी लेंथ ज्यादा है? बी की लेंथ ज्यादा है। बी की लेंथ ज्यादा है, तो इस वजह से बी पे ही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और ए पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारा एसएचएम से मैच नहीं खा रहा है। एसएचएम में हम लोग बोलते हैं कि काइनेटिक मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल मिनिमम, पोटेंशियल मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, एंड वाइस वर्सा दोनों साइड। यहाँ पे ये पॉइंट अलग है, ध्यान से देखो तो यहाँ पे पार्टिकल एसएचएम जरूर कर रहे हैं लेकिन ये आइसोलेटेड पार्टिकल नहीं है। आइसोलेटेड पार्टिकल से मतलब ये है कि कोई और उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा हो। ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल आपस में कनेक्टेड पार्टिकल है और कनेक्टेड है स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है तो उसकी लेंथ कम ज्यादा भी हो रही है, और कम ज्यादा हो रही है तभी उसकी एनर्जी भी चेंज हो रही है।
अगर एनर्जी कांस्टेंट होती तो फिर एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता? एनर्जी ट्रांसफर होने का मतलब तो ये है ना कि इधर से हमको एनर्जी मिली और फिर हमने अगली साइकिल में उसको आगे बढ़ा दिया। बताओ। ये यस सर। सही है, जैसे मान लो कि बहुत सारे जो है लेबर्स जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और वो जो है ईंट एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो एक पार्ट में उसको मिलेगा तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा और अगले पार्ट में उसको आगे बढ़ा देगा तो उसका एनर्जी फिर से कम हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी दोनों यहाँ पे ध्यान देना, मैक्सिमम है एट मीन पोजीशन और मिनिमम है मैक्सिमम है, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ये इधर आएगा, काइनेटिक एनर्जी। अरे ये इधर आएगा, यस सर। हाँ। उल्टा लिख दिया ना, और ये इधर आएगा, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिनिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे और मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे एसएचएम से बिल्कुल अलग है, तो इसको जरा खास ध्यान रखना। स्ट्रिंग में जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हम ये बात नहीं बोलेंगे कि वो एमजीएच वाली पोटेंशियल एनर्जी है, एमजीएच से मतलब नहीं है। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी वो स्ट्रेचिंग वाली है कि स्ट्रिंग कितना इलास्टिक है, उसके लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, लेंथ में जितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है उस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा है। ये पॉइंट क्लियर है? पहले बताओ। यस। तो अब हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। पहले कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो देखो इक्वेशन लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, तो डी वाई अपॉन डी टी डेल वाई अपॉन डेल टी बनेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और क्या ये किसी भी पार्टिकल की जनरल टाइम पे और जनरल पोजीशन पे वेलोसिटी है। अच्छा, पार्टिकल की वेलोसिटी मिल गई अगर हमें, तो इस पार्टिकल का अगर हम डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी लिखें तो इसका डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगा हाफ dm इंटू वीपी स्क्वायर। देखते जाना ध्यान से। अच्छा, dm को क्या लिख सकते हैं? अब देखो अगर इसका नेचुरल जब इसका लेंथ था तब इसका डेंसिटी म्यू है, और अगर इस एलिमेंट की जो लेंथ है अगर हम dx ले लें तो क्या इसका जो मास होगा उसको हम लोग म्यू इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। और वीपी स्क्वायर का मतलब होगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो, और हमें चाहिए, हमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एक एलिमेंट की नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी किस रेट से चेंज हो रही है। एक्चुअली हम निकालना चाह रहे हैं रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो रेट के लिए हमें चाहिए होगा कि काइनेटिक एनर्जी किस रेट से चेंज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी किस रेट से चेंज हो रही है। तो हम डी के अपॉन डी टी निकालना चाहते हैं, तो डी टी से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हाफ म्यू डी एक्स अपॉन डी टी और इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और डी एक्स बाई डी टी जो है वो v बन जाएगा। तो डी के अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको यहीं तक छोड़ दो, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन हो गया। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ। नो सर। ठीक है, अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। सर टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना? नहीं कंजर्व रहेगी बेटा, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो कंजर्व कैसे बोलोगे? वेव में एनर्जी कांस्टेंट है या एनर्जी चेंज हो रही है, ये बताओ। वेव में एनर्जी चेंज हो रही है ना, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पॉइंट से दूसरे सर पॉइंट। सर जैसे आपने अभी बोला एक मीन पोजीशन से सर जब अगले मैक्सिमम पे जाएगी जैसे, तो तो उसकी सर कम हो जाएगी। कम और ज्यादा हो रही है, फिर कम और ज्यादा। बेटा इधर से लेफ्ट साइड से उसको एनर्जी मिली और उसने वो एनर्जी अगले आधे साइकिल में अगले वाले पार्ट को ट्रांसफर कर दी, फिर उसको इधर से मिली और फिर उसने ट्रांसफर कर दी। तो जब उसके पास एनर्जी आती है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जब वो उसको आगे बढ़ा देता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ऐसे हो रहा है, बोलो। ठीक है सर, समझ गए। बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं, इधर से कुछ मिल रहा है सामान, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो आधे पीरियड में उनको मिलेगा और अगले आधे पीरियड में ट्रांसफर होगा, नहीं होगा? यस सर।
अच्छा, अब ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का नेचुरल लेंथ है dx, और मान लेते हैं कि जब इसमें से पल्स पास हो रही है तो इसका लेंथ हो गया dl। ये वाला डायग्राम देखो, ये जो मैंने बनाया है, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का जब इसमें से कोई भी वेव पास नहीं हो रही है तब इसका लेंथ है dx, और बाद में जब वेव पास हो रही है तो इसका लेंथ हो गया dl। तो बताओगे कि इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हुआ, और उस इंक्रीमेंट के लिए कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, ये बताओ। इसका इंक्रीमेंट किन फोर्सेस की वजह से हुआ है? तो बोल सकते हैं कि जो के अंदर का टेंशन इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली वर्क डन बाई टेंशन होगा, और वर्क डन बाई टेंशन को ध्यान से देखो तो क्या लिख सकते हैं, T इंटू DL माइनस DX, बताना। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएं तो ये dx है और इसको dy बोल सकते हैं, क्योंकि dy अपॉन dx तो उस पॉइंट का स्लोप बनेगा, क्यों भाई? तो यस यहाँ सर u की वैल्यू आएगी t इंटू ब्रैकेट, जरा देखना ध्यान से, इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर एंड माइनस ऑफ dx। अब इसमें से dx कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा t इंटू डी एक्स, कॉमन लेंगे अगर तो अंदर देखो क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स को डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिख दो होल स्क्वायर, और इस ब्रैकेट के पावर 1/2 आएगा एंड -1। अब क्योंकि स्लोप होता है बहुत कम, इतना स्लोप नहीं लेते हैं हम, जो सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़ रहे हैं उसमें एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा तो उसका स्लोप की वैल्यू भी बहुत कम होगी। तो उसमें अगर हम लोग बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाएं तो क्या मिलेगा, ये आएगा t इंटू डी एक्स और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/2 ऑफ डेल वाई अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर एंड -1। अब ये तो जहां पे हम लोगों ने y लिखा है, y से डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्या a के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगी, और उसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा, और हमें चाहिए डी यू अपॉन डी टी, तो फिर से डी यू अपॉन डी टी करेंगे तो ये आएगा हाफ टी इंटू वी ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो इक्वेशन 2, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का रेट ऑफ चेंज आया है। इक्वेशन 2 ध्यान से देखो कैसे निकाली है, क्लियर है? यस सर और एक बात है यहाँ पे बीच में आई है बट उसको हम याद रखेंगे, याद हमको ये रखना है कि किसी भी एलिमेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उस पॉइंट के स्लोप के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा होगा उस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। कंपेयर करने के लिए, कभी भी कंपेयर करना है पूरे चैप्टर में तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। बताओ, 1 तो कैंसिल हो गया था ना। अब ये देखो कि जो dk बाई डी टी आ रहा है, यानी ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इसमें क्या फर्क है, देखो क्या फर्क है इसमें। म्यू की जगह टेंशन है सर। तो अगर ओमेगा स्क्वायर म्यू ओमेगा स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे टी और के स्क्वायर आ रहा है, यही फर्क तो है। यस सर और मजे की बात ये कि ये भी कोई फर्क नहीं है, एक्चुअली दोनों वैल्यू सेम है। कैसे भाई, v को लिखते हैं ओमेगा अपॉन के और v को ही लिखते हैं अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो क्या यहाँ से ये नहीं आ जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टी के स्क्वायर, बताओ। यस सर तो इसका मतलब है कि जो डी यू बाई डी टी है और जो डी के बाई डी टी है वो अलग अलग तो है ही नहीं, डी यू बाई डी टी और डी के बाई डी टी ये दोनों एक ही हैं, और दोनों कॉस के फंक्शन भी आ रहे हैं, तो इससे ये बात भी क्लियर हो गई कि दोनों मैक्सिमम होंगे सेम पोजीशन पे सेम टाइम पे, दोनों मिनिमम होंगे सेम पोजीशन पे सेम टाइम पे। तो ये बात मैथमेटिकली भी प्रूफ हो रही है, बताइए, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी का रेट ऑफ चेंज
उस एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी का रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ सेम है। तो अगर हमें टोटल एनर्जी चाहिए तो टोटल एनर्जी को क्या हम लोग 2 टाइम्स dk/dt भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर आया म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर आया है। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब यही है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे जो पावर डिलीवर्ड होगा वो अलग अलग आएगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या होता है कि इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या है, हमें तो चाहिए होता है कि एवरेज क्या है। तो ये बताओगे कि अगर हम इस फंक्शन का एवरेज लें तो हमको क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है ओवर अ पीरियड? आया कभी? कॉस स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, 1/2। ठीक है ना। तो ये जो एवरेज वाला फॉर्मूला निकाला ना, ये हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि मोस्टली हो सकता है क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला काम आए। देखो, ठीक है ना। एवरेज पावर का मतलब हुआ पावर डिलीवर्ड बाय द वेव पर सेकेंड। एवरेज है मतलब एक तरह से। तो अगर हमें पूछा पूछा वो हो जाए कि एनर्जी कंटेन्ड इन वन वेवलेंथ, या फिर हमसे पूछा जाए एनर्जी ट्रांसमिटेड इन वन साइकिल, मतलब दोनों का एक ही है। तो एनर्जी कंटेन्ड इन वन वेवलेंथ या फिर एनर्जी ट्रांसमिटेड इन वन साइकिल। तो हमें सिंपली इस पावर में कैपिटल टी का मल्टीप्लाई करना है। कैपिटल टी की वैल्यू क्या है? क्यों भाई, कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी है पूरे यहाँ साइकिल का टाइम पीरियड। 2π/ω, मतलब ऑसिलेशन टाइम पीरियड है, ठीक है। यस सर। ऑसिलेशन टाइम पीरियड है ये। सर हर सेकंड हर सेकंड में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सर, ऐसा कह सकते हैं कि सर जो मीन पोजीशन में, जो स्टार्टिंग पोजीशन में सर जो पार्टिकल है वो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो दे रहा है। एक्चुअली एनर्जी तो सोर्स से ही आ रही है। तो सर निकल तो सर वहीं से रही है ना सर, पहला जो पार्टिकल होगा। उससे क्या मिला तुमको? आगे तो बोलो, अपनी बात आगे तो कहो। तो सर ये कह सकते हैं कि सर जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी सर, मतलब उसी के इक्वल होगी जो पहला पार्टिकल देगा। हाँ, तो अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग होगी, अलग अलग पोजीशन पे अलग होगी। तो x = 0 रख दो, x = 0 रख दो, ठीक है। और एक पॉइंट और हम यहाँ पे निकालेंगे, एंड दैट इज एवरेज इंटेंसिटी। और एवरेज इंटेंसिटी को हम लोग लिखते हैं पावर पर यूनिट एरिया। तो देखो है क्या, अगर हम म्यू को क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करेंगे तो बताओगे हमें क्या मिलेगा? अगर हमने म्यू को रस्सी के क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? सर रो। रो मिल जाएगा, यानी जो म्यू है वो रो बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो एक बार ध्यान से, बस इतनी बातें हैं जो भी एनर्जी में हमें ध्यान रखनी है। देखो पहले इतना, कोई डाउट है बताइए। सर हम एनर्जी ट्रांसफर की बात तब करें जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच करके प्लग किया है, तब सिस्टम शुरू होगा। कंटिन्यूअसली सोर्स से कनेक्टेड है एक्चुअली।
सोर्स कंटिन्यूअसली ऑसिलेट हो रहा है सिंपल हार्मोनिकली, और एनर्जी सोर्स से दूसरे एंड पे ट्रांसफर हो रही है। सर हाँ सर वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है सर, हम लोग थियोरेटिकली ये लिखते हैं कि सर जो कंजर्वेटिव फोर्सेस सर जो स्टोर होती हैं सर वो होती है। बेटा, स्प्रिंग का एनर्जी भी ऐसे ही निकाला था हम लोगों ने, स्प्रिंग का वर्क डन निकाला था, स्प्रिंग के वर्क डन। सर लेकिन सर टेंशन तो सर कंजर्वेटिव है नहीं। अरे उस एलिमेंट के लिए है ना, उस एलिमेंट पे टेंशन का वर्क आ रहा है, हम पूरे सिस्टम के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, केवल उस एलिमेंट पे बात कर रहे हैं। टेंशन का वर्क डन 0 होता है ऑन कंप्लीट सिस्टम, लेकिन हमने एलिमेंट के ऊपर लिखा हुआ है। हमने एक एलिमेंट पे लिखा हुआ है ये पॉइंट। नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चंस एक दो करके देखो पहले। वेव वेलोसिटी एंड एनर्जी के ऊपर देखो, जैसे ये क्वेश्चन है सिंपल। देखो है वेव बहुत आसान सिंपल, तुम्हें अगर फॉर्मूले वगैरह क्लियर है थोड़े थोड़े, और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर नहीं भी पता है तो भी क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, एक बात की गारंटी है। देखो ट्राई करो इसको, आंसर इसका 0.02 mm आना चाहिए। देखो क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव गोइंग ऑन अ वायर हैविंग अ लेंथ गिवन है, मास गिवन है इज 80 मीटर पर सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, यंग्स मॉडुलस गिवन है, फाइंड द एक्सटेंशन। तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? ये वाला जो फॉर्मूला था v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, इसको हम लोगों ने लिखा था अंडर रूट ऑफ, क्या लिखा था, टी अपॉन रो इंटू ए लिखा था, क्यों भाई? तो टेंशन हमको मिल गया है, टी बाई म्यू से पहले टेंशन ही निकाल लो कितना आएगा। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू वी स्क्वायर। म्यू कितना बनेगा, तो 5 ग्राम है तो 10 पावर -3 अपॉन इसकी लेंथ, लेंथ यानी कि 0.5, और वी स्क्वायर मतलब 80 स्क्वायर। तो यहाँ से टेंशन कितना आता है, टेंशन की वैल्यू आ रही होगी 64 न्यूटन। देखो ठीक है। यस सर। अब हम यूज करेंगे इसमें स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू होगी टेंशन अपॉन एरिया इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन की वैल्यू होगी डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ से डेल्टा एल निकालो, तो डेल्टा एल होगा टी इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। तो टी हो गया 64, एल हो गया 0.5, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा 10 पावर -6, देखना ध्यान से, और यंग्स मॉडुलस हो जाएगा 16 10 पावर 11। तो ये 0.02 mm में आएगा। आ रहा है ना आंसर? बोलिए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो इतना इंपॉर्टेंट है, HCV का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक बार जेई एडवांस में भी आ चुका है आईआईटी में, और एक बार जेई मेन में भी आ चुका है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि वैल्यू भी नहीं चेंज की। करो ट्राई। देखो इसमें क्या कह रहा है, देयर इज अ यूनिफॉर्म रोप, लेंथ गिवन है उसका 12 मीटर, ठीक है, और एक मास भी नीचे है, मास दिया हुआ है 6 kg, और ये रोप दिया हुआ है इसका भी मास 2 kg है, ठीक। अब कह रहा है अ ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड, मतलब हमने यहाँ पे एक पल्स प्रोड्यूस की है, और ये पल्स क्या अपने आप फिर ऊपर जाएगी? तो ये जो पल्स प्रोड्यूस हुई है इस पॉइंट पे, इसका लैम्डा दिया हुआ है
0.06 मीटर। तो हमसे पूछा हुआ है कि जब ये पल्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसका लैम्डा क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि लैम्डा चेंज क्यों होगा, क्यों भाई? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्या वेलोसिटी चेंज होगी? तो वेलोसिटी इसलिए चेंज होगी क्योंकि पॉइंट ए और बी पे टेंशन अलग अलग है। क्यों भाई? बी पॉइंट पे अगर तुम टेंशन देखोगे तो कितना है? नहीं, इस रोप का मास है 6 kg, ब्लॉक का मास है 2 kg ना। तो बी पॉइंट पे टेंशन है 20 न्यूटन, और ए पॉइंट पे अगर हम टेंशन देखेंगे तो है 80 न्यूटन। तो अगर टेंशन चेंज हो रहा है पूरे रोप में तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो सेम प्रोपोर्शन में वेवलेंथ चेंज होगा, क्योंकि v इक्वल टू न्यू लैम्डा लिखते हैं। न्यू तो चेंज होगा नहीं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर वेव की चेंज नहीं होगी, मीडियम भले ही चेंज हो रहा हो। तो इसका मतलब v चेंज हो रहा है, और v चेंज हो रहा है तो इसका लैम्डा भी चेंज होगा। तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लैम्डा जो है वो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी ए अपॉन टी बी। तो यहाँ से वैल्यू रख दो। लैम्डा ए हमें निकालना है, लैम्डा बी हो गया 0.06, और टी ए अपॉन टी बी, टी ए हो गया 80 और टी बी हो गया 20। तो यहाँ से लैम्डा ए की वैल्यू आ गई 0.12 मीटर। बताइए क्लियर है सभी को या नहीं? बोलिए, कोई डाउट है बताओ। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी नेक्स्ट वाला भी सीधा सीधा है। दोनों का मास दिया हुआ है, दोनों का मास सेम है, एंड इट इज 3.2 kg। ठीक है ना। तो अगर हम ए बी में टेंशन निकालेंगे तो ए बी में टेंशन आएगा 64 न्यूटन का। क्यों भाई? और उसका म्यू दिया हुआ है, म्यू दिया है 10 ग्राम पर मीटर। तो 10 ग्राम मतलब 0.01 kg पर मीटर हो गया। तो वेलोसिटी अगर ए बी में निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो ये आ रहा है 80 मीटर पर सेकेंड। और अगर म्यू हम सी डी के लिए देखें तो सी डी में टेंशन होगा 34 न्यूटन, और इसका म्यू बनेगा 0.008। क्यों भाई? तो यहाँ से वेलोसिटी इन सी डी निकल के आएगी अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आनी चाहिए 63.24 मीटर पर सेकेंड। कर लिया होगा ना, ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। सर सर रोप्स का मास है तो कंसीडर नहीं करेंगे उसे। एक्चुअली क्या है ना कि अब जैसे 3.2 kg है, तो 3.2 kg में तुम ऐड करोगे ग्राम में तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, ये बताओ। ठीक है। 2 kg में ऐड करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये तो हमें क्या है ना कि सिचुएशन टू सिचुएशन देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐड कर भी देते हैं, कभी कभी नहीं ऐड करते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं। अगर बहुत छोटा है तो नहीं ऐड करते हैं। सर यहाँ लेंथ भी तो नहीं देते, ऐड कैसे करें? हाँ मतलब वो भी बात सही है। नेक्स्ट देखो, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अब इसमें क्या है ना कि इसमें कोई भी मास नहीं सस्पेंडेड है रोप से। ठीक है। और उस रोप में ऐसे समझ लो कि उस रोप का खुद का ही जो मास है उसकी वजह से टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, और हमने ये पल्स जनरेट की और ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमसे पहले तो यही पूछा हुआ है कि जब ये पल्स x डिस्टेंस पे है लोएस्ट पॉइंट से, तो इसमें टेंशन कितना होगा, टेंशन से इसका वेलोसिटी नहीं कितना होगा। तो टेंशन बताओगे कितना होगा लोएस्ट पॉइंट पे? तो टेंशन को तो हम लिख सकते हैं टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इंटू एक्स लेंथ और इंटू जी। और म्यू की वैल्यू क्या बनेगी? तो म्यू की वैल्यू बनेगी m बाई एल। तो तुम अगर v निकालोगे तो v आएगा अंडर रूट टी बाई म्यू,
तो v की वैल्यू यहाँ पे √gx आएगी। तो पहला आंसर तो ये हो गया, ध्यान से देखो। और ये जो v है ये x का फंक्शन भी आ रहा है, मतलब कि ये एक तरह से वेरिएबल मीडियम है। वेरिएबल मीडियम होना भी चाहिए क्योंकि टेंशन लगातार चेंज हो रहा है, तो मीडियम वेरिएबल है तो उसकी वेलोसिटी वेरिएबल आ रही है। तो इसको टाइम कितना लगेगा एल लेंथ कवर करने में, तो हम इस v को लिखेंगे dx/dt और ये हो जाएगा √gx। तो यहाँ से आ जाएगा dx/√x इज इक्वल टू √g/dt। इंटीग्रेट करेंगे 0 से t और x की लिमिट्स जाएंगी, x की लिमिट्स जाएंगी 0 से l। तो यहाँ से तुमको टाइम मिल जाएगा। तो टाइम आ रहा है 2√L/g। आ रहा है ये आंसर? यस सर। 2√L/g। अब वो कह रहा है कि अगर हमने जिस टाइम पे इस पल्स को जनरेट किया है उसी टाइम पे अगर हम एक बॉल को छोड़ें तो वो दोनों कहाँ मिलेंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बॉल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड और पल्स का वो मिला के एल हो जाए सी पार्ट के लिए, भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पल्स मिला के एल के इक्वल हो जाए। तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा ½ g t² और पल्स का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो पल्स का डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इसको हमें फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर से, भाई dx/√x 0 से x इज इक्वल टू √g/dt 0 से t। तो यहाँ से अगर x निकालोगे तो क्या ये 1/4 आता है क्या, तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू l। तो यहाँ से GT² की वैल्यू आ गई 4L/3। तो कहाँ मिल रहा है, तो ऊपर से अगर डिस्टेंस बतानी हो तो ये है ½ GT²। तो ऐसे बता सकते हैं कि ऊपर से 2L/3 या फिर नीचे से L/3। देखो बॉल और पल्स कहाँ पे क्रॉस करेंगे, तो ऊपर से 2L/3 नीचे से L/3। बताओ क्लियर है क्वेश्चन, बोलिए। ठीक है, तो इसमें इतना ही रखते हैं फिर आज फिर